साथियों, यहाँ आज मौजूद बुनकरों की तादाद वो इस बात की जमानत दे रही है कि मालेगांव चंद सालों से जो अफवाह में था कि सोया हुआ है, ये बात गलत है। मालेगांव के बुनकर कल भी मुतहर्रिक थे, आज भी मुतहर्रिक है, बस इनको मुतहर्रिक रखने वाले लोग चाहिए। आज रईस शेख साहब यहाँ आए, आप लोगों ने उनको सुना। मैं उनकी बातें सुनते हुए ये महसूस कर रही थी कि शायद मालेगांव के लोग सालों के बाद कोई बोलने वाला एमएलए देख रहे हो, वरना सालों से तो हम भूल गए हैं कि बोलने वाला एमएलए भी मालेगांव में कभी चुन के आता था। मालेगांव की मईशत का सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी जो है वो है पावर लूम। ये सिर्फ पावर लूम जो है वो हमारे माशी रोजगार का जरिया नहीं है, इन्हें सिर्फ वो प्रॉफिट गेनिंग बिजनेस नहीं है, वो हमारी रूह से लगा हुआ एक बिजनेस है। मैं इस बात को मेरे वालिद कहा करते थे, साथी निहाल अहमद साहब, कि ये शहर ऐसा है कि जहाँ लोग अपने नाम के साथ अपने कारोबार के सिक्के के नाम से पहचाने जाते हैं। और एक सबसे बड़ी सेकुलरिज्म की बात यह है कि मालेगांव में मुसलमान अक्सरियत में रहने के बाद पावर लूम का कारोबार मुसलमान करता है, लेकिन कभी भी मुसलमान ने अपने सिक्के का नाम अपनी जात और मजहब की बुनियाद पे नहीं रखा। ये सबसे बड़ा सेकुलरिज्म मालेगांव का है। कहीं गांधी, कहीं जनता, कहीं हिंदुस्तान वाला, कहीं शकुंतला, कहीं रेणुका, हमने कभी भी मजहब के नाम पे अपने कारोबार सिक्के का नाम नहीं रखा। हमारे आबा व अजदाद के नाम के अलावा हम हमारे सिक्के के नाम से मालेगांव जाना जाता है, लोगों की पहचान है, ये काबिल तारीफ बात। मालेगांव शहर पारचा बाफी से जुड़ा हुआ है। इसकी वजह सिर्फ मालेगांव में है ये नहीं, हमारे आबा व अजदाद जो यूपी से आए। जब मैं बहुत साल पहले मेरे वालिद के साथ यूपी गई बाराबंकी, तो उन्होंने मुझे वहाँ ले जाकर अपने गांव में शहादतगंज में उनका कारोबार जहाँ होता था हाथ से चलने वाला लूम, वो दिखाया और ये बताया कि ये हमारे जुलाहों की इब्तदाई ज़िंदगी यहाँ से लूम से, ये हाथ से चलने वाले लूम से शुरू हुई और जो अब पावर लूम पर आकर अब चल रही। तो ये जो धंधा है, ये बिजनेस है, ये सिर्फ प्रॉफिट और रोजगार के लिए नहीं, ये हमारी रूह से लगा हुआ बिजनेस है। मैं मेरे वालदा के घर मेरी शादी से पहले जब तक थी, मेरे घर के मेरे रूम के बिल्कुल पीछे कारखाना चलता था। इत्तेफाक से वो कारखाना जुमे के दिन भी बंद नहीं होता था, लेकिन जब ईद की छुट्टियां लगती थी तो कारखाना बंद होता था, तो मुझे उलझन होती थी कि आवाज़ नहीं आती थी, बेचैनी होती थी। उस वक्त मैं पंखा शुरू करती थी, भले ही सर्दी के दिनों, कि कुछ ना कुछ आवाज़ आता है, थोड़ा लूम जैसा महसूस। तो ये आदत है हमारे दिलों में, लूम की आवाज़ धड़कती है, ये मालेगांव की पहचान। यहाँ पावर लूम की सनत मैं मेरे वालिद से सुना करती थी। जब सालों पहले आवामी आवाज़ अखबार सोशलिस्टों ने शुरू किया मालेगांव में, उस वक्त कम दाम थे, अखबार में खसारा होता था, इन्हें अखबार में जो नुकसान होता था उसको पूरा करने के लिए सोशलिस्ट गरीब थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि अखबार चला पाए। तो निहाल साहब एमएलए रहते हुए उनके साथी अली अकबर साहब, उनके एक और साथी ज़ैनुल आबिदीन दानिश साहब, ये जुमे के दिन लूम चलाया करते थे ताकि उससे जो इनकम आए, जो पगार आए, उससे उनका अखबार चले। ये ताल्लुक है सियासी समाजी हमारा इस पेशे से। जो यहाँ पुराने लोग होंगे, ज़ैनुल आबिदीन दानिश साहब के ख़ानदान के, उनके घर के अखराजात वर्कर, सोशलिस्ट वर्कर लूम चला के जुमे के दिन वो पगार जमा करके अखबार अपनी पार्टी के तर्जुमान को चलाता था। ये दिली लगाव था इस कारोबार से। मालेगांव शहर में आज हालात ऐसे हो गए हैं कि पावर लूम के ताल्लुक से कोई बोलने वाला नहीं बचा, लेकिन किस्मत से या हालात ऐसे आए कि जब से हमने आँख खोली, मेरे वालिद के बताए हुए सोशलिस्ट नज़रियात पर चलते आए। पहले सोशलिस्ट पार्टी थी, फिर प्रजा सोशलिस्ट हुई, फिर वहाँ से जनता पार्टी, वहाँ से जनता दल के बाद
जनता दल सेकुलर, लेकिन कभी हमारे ख्वाब ख्याल में नहीं था कि हम लोग कभी पार्टी बदल सकते हैं। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमारा जो सोच थी सेकुलरिज्म की, उसमें देवी गौड़ा साहब ने बीजेपी के साथ पैक्ट कर लिया, जिसमें हमने मजबूरन अपनी पार्टी को तब्दील करने का रास्ता चुना। वजह ये थी कि सियासत, खिदमत खल्क का सबसे बेहतरीन जरिया जो है वो सियासत है, मैं ऐसा मानती हूँ। जहाँ से आप हर तरह की खिदमत कर सकते हो, जिसके किसी कूजे में, किसी शोबे में बंधा हुआ है। मेडिकल हेल्प से लेकर आप हर तरह का, जैसे आज हम यहाँ कारोबारी हेल्प का काम कर रहे हैं, हर तरह के शोबे में हम काम कर सकते हैं। उस वक्त आप देख रहे हो शिवसेना के लोग आए, कांग्रेस के, एनसीपी के, तमाम पार्टी के लोगों के साथ हमारा कांटेक्ट हुआ, उन्होंने हमको साथ में जोड़ने की कोशिश की। लेकिन हमने उस वक्त ये सोचा कि साथी निहाल अहमद साहब होते तो वो क्या फैसला करते। तो हमारे पुराने लोगों ने समझ में आया कि साथी निहाल अहमद समाजवादी सोच के साथ रहे होते, और फिर हमने अबू आसिम आज़मी साहब और समाजवादी पार्टी को इसलिए चुना क्योंकि हमारे ख्यालात उनके साथ मिलते थे। लेकिन आज मैं ये मानती हूँ कि ये मालेगांव शहर और हमारी सनत के लिए एक अल्लाह का बहुत बड़ा फैसला था कि तुम्हारे लिए बोलने वाले दो अहवान में मौजूद है। भले ही तुम्हारे यहाँ का नुमाइंदा गूंगा बहरा हो, लेकिन कोई ना कोई मसलहत हो गई, और गलत को गलत मानो। जब तुम सवाल करना बंद कर दोगे तो तुम्हारे ऊपर नाअहल लोग आयत करे जाएंगे, जिस तरह भी आयत हैं। हर आदमी की एक अलग अलग फैकल्टी होती है। तुम डॉक्टर से वकालत नहीं करवा सकते, वकालत करने वाले से डॉक्टरी नहीं करा सकते। इसलिए हर शोबे में इंसाफ उसके काम और उसके काम आने वाले तरीके से ही देना चाहिए। यहाँ पावर लूम के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हुई, टेक्निकल बातें, कुछ बातें जो मेरी समझ में आई लोगों से मशवरे के बाद, कई लोगों के पास मैं गई भी थी दावत देने के लिए। उसमें एक बात ये थी कि भाई अब इस वक्त में 24 लूम का कारखाना बनाना ये मुमकिन नहीं है रोजगार के लिए, इसमें कफालत हो नहीं सकती। तो आमतौर पर 96 लूम 97 लूम के लोग कारखाने बनाते हैं, जिसमें शेड में 4-4 मीटर लेना पड़ता है, क्योंकि 27 हॉर्स पावर की जो एक मियाद रहती है, कैपिंग होती है, इसमें इस मियाद में मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो 27 हॉर्स पावर की जो एक मियाद तय है, कैपिंग तय, उसमें इजाफा होना चाहिए। कम से कम वो 54 हॉर्स पावर की होना चाहिए, ताकि जो इजाफी 4-4 मीटरों के जो खर्च आते हैं वो रेंटल उसके बंद हो। ऐसी मालेगांव शहर के लोगों की दरख्वास्त है जो मुझे समझ में आई, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक बात ये, दूसरा ये कि जो प्लेन पावर लूम है उसको खरीदने के लिए, प्लेन पावर लूम को खरीदने के लिए हुकूमत बिना सूदी कर्ज जो है वो नौजवानों को रोजगार करने के लिए दे, ऐसी मांग भी एक बड़ी है। दूसरा ये कि हर लूम पर कम से कम 25,000 रुपए गवर्नमेंट सूद खरीदने के लिए कर्ज दे 3 साल के लिए बिना सूद के। आप जो अपनी अहवाल बनाएंगे उसमें ये बातों को ऐड करें। एक चीज़ और समझ में आई कि आर्टिफिशियली सिंडिकेट बनाते हैं व्यापारी, यानी वो तय कर लेते हैं कि इतने में ही कपड़ा खरीदना है। वो आपस में व्हाट्सएप पर या कहीं भी चर्चा करके ये तय कर लेते हैं कि इतने में इससे महंगा नहीं खरीदना है, और बुनकर मजबूर है, उसको हर हफ्ता पगार करनी है, उसके पास इतना पैसा जो है वो स्टॉक में नहीं है कि वो पैसा रोक कर चले, तो वो औने पौने दामों में अपना कपड़ा बेच देता है। जिस तरह आपने ऐवान में कहा, रईस शेख साहब, आपने ये कहा कि काश्तकारी के बाद सबसे बड़ी सनत रोजगार की जो है वो महाराष्ट्र में वो पावर लूम की है। अगर काश्तकार को उसकी इजाफी पैदावार पर हुकूमत अच्छे दामों में उनकी फसल खरीदती है, तो क्यों नहीं वो सनतकार से, कपड़ा बनाने वाले से गवर्नमेंट मुनासिब दामों में कपड़ा खरीदे। अगर गवर्नमेंट ये कपड़ा खरीदना शुरू कर दी तो जो व्यापारियों को जो सिंडिकेट तुमको ठगने के लिए बनता है, उनका सारा जो है रुआब खत्म हो जाएगा। ये हमारे कुछ चंद राय थी। दूसरा ये कि दाम गवर्नमेंट तय करे, गवर्नमेंट को ये समझता है
ये कि सूद के दाम क्या आते हैं हर हफ्ते में, बुध के दिन उनको ये भी समझता है पावर बिल क्या है, ये भी गवर्नमेंट के सामने है। सारा हिसाब किताब जो है वो एक नंबर में है, गवर्नमेंट को सब समझ रहा है। ये सारी लागत के साथ मामूली प्रॉफिट के साथ गवर्नमेंट जो है वो कुछ परसेंट 10%, 20% के अगर कपड़ा खरीदने लगे तो जो सिंडिकेट बनाकर जो ब्लैकमेलिंग का काम होता है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। ऐसे ही लोगों की राय है। दूसरा, मैं जिया हकीम साहब के पास गई और कई लोगों के पास, तो एक बात ये समझ में आई कि हम जो है वो बेनिफिट नहीं ले पाते हैं सहूलियात का। उसकी वजह कहीं ना कहीं हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं होना ये भी है। तो एक बार फिर मेरी जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं, लूम के कारोबार में, उनकी सारी अंजुमनों से, तंजीमों से मेरी ये दरख्वास्त है कि हमको एक बार बैठ के सोचना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। उस पर सोचकर उमूमी फैसला एक करना चाहिए ताकि हम उससे फ़ायदा उठा पाएँ। आप लोग यहाँ आए बड़ी तादाद में, मैं तो वैसे भी चेहरे देख रही हूँ जिनके मुझे उम्मीद नहीं थी, फिर भी मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि आए ताकि हमको हौसला मिले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खास तौर पे मेरे इसाक चच्चा बैठे हैं, मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने इंशाअल्लाह बोला, तो मैं डर गई कि आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन वो आए, शायद सबसे पहले आए और अभी तक बैठे हैं। इसका मतलब है वो व्यापारी आदमी है, बिना मुनाफे का कहीं नहीं बैठेंगे। मतलब इंटरेस्ट उनको कुछ ना कुछ यहाँ आ रहा था, कुछ सीखने को मिल रहा था, इसलिए वो यहाँ बैठे हैं, ये मैं मानती हूँ। इसलिए आप लोग यहाँ आए, हमारी इतनी बात सुनी, मेरी पार्टी के वर्कर जो बैठे रहे, पहले तो शुरू में उन्होंने शोर शराबा किया, लेकिन बड़ी ही तस्कीन से, संजीदगी से सबकी बात आप लोगों ने सुनी, ये काबिल मुबारकबाद है। आगे भी जहाँ हमारी शहर की बका के लिए, हमारी समाज की बका के लिए, हमारी कारोबार की बका के लिए किसी तरह भी कोशिश करना पड़े, ये निहाली वर्कर हमेशा शहर के साथ रहेंगे। किसी के पास जाना, किसी से माफ़ी मांगना, किसी के पास रिक्वेस्ट करना, इसको हम बुरा नहीं मानते। अगर कोई बड़े हैं और हमको उनके पास जाना पड़े तो शहर के फायदे के लिए हम झुकना भी पसंद करेंगे। ये आप लोगों के जरिए मैं उनको आगाह कर देना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे सदारत का मौका दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ। और जो प्रताप अवाड़े साहब और रईस शेख साहब आए हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करती हूँ कि हमारे अवेयरनेस के लिए आप चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन हमको इतला देते रहें। हम लोग हमारे शहर को अवेयरनेस करने के लिए बराबर आप लोगों से कांटेक्ट में रहेंगे और राब्ते का काम करेंगे। आइंदा भी अभी एक प्रोग्राम हमारा हुआ, आगे भी जहाँ जहाँ होगा, जैसे रईस शेख साहब ने बताया कि ये मसाइल इतने ज़्यादा है कि ये कमेटी और इसमें नुकूब इतने ही नुक्तों में ख़त्म हो जाने वाला नहीं है। ये आगे भी चलता रहेगा, जब तक हम हमारे अंदर अवेयरनेस रहेगी हम उसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। दूसरे बुनकर, दूसरे समाज के मैं बोलूँगी, वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और हमारे लोग परेशान हैं। एक जो अहम बात रईस शेख साहब ने कही कि कर्ज हमको दिया जाए शरई कानून के हिसाब से, क्योंकि महाराष्ट्र में बुनकर जो है, वीवर है, उनकी बड़ी तादाद जो है वो मुसलमानों की है। वो माइनॉरिटी बोल रहे थे, मैं साफ बोल रही हूँ कि मुसलमानों की है जो सूदी कारोबार नहीं करना चाहते। इसलिए ऐसा उनके साथ इंसेंटिव का काम किया जाए, उनको इंसेंटिव मिले ताकि सूदी कारोबार से पाक हमारा बिजनेस रहे, जिसमें बरकत भी है और हमारा दिल भी मुतमईन रहता है। उसके लिए आप कोशिश करें, जहाँ हमको ज़रूरत पड़ेगी हम आपका साथ देंगे, और जहाँ आप हमको बोलेंगे या हम सड़कों पर आए या तहरीरी तौर पर आपकी मददगार साबित हो, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ।